क्या नागपुर के हाथ में एक बार फिर से सत्ता की कमान जाने वाली है? क्या नागपुर से ही अब रिमोट कंट्रोल चलेगा? क्या कुछ होगा? 15 मार्च से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? ये तमाम चीजों पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब संघ की दखलंदाजी सीधे तौर पर बीजेपी में होगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रिटायर हो चुके हैं और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है। ऐसे में बहुत सारे नाम रेस में है। अचानक वनवास से लौटे संजय जोशी का नाम सामने उभर कर कैसे आ गया? क्या कुछ चल रहा है? इन तमाम चीजों को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि कुछ दिन पहले ही जेपी नड्डा ने कहा था कि अब बीजेपी बड़ी हो गई है, संघ से राय लेने की जरूरत नहीं है। और यही बात जो है संघ के प्रमुख को चुभ गई और तभी से एक पटकथा लिखनी शुरू हो गई कि क्या आने वाले समय में संघ अपनी मौजूदगी का एहसास कराएगा, क्या संघ अपने वजूद का एहसास कराएगा। नाम तो स्मृति ईरानी का भी चल रहा है, मगर बहुत सारे नाम के बीच में अचानक संजय भाई जोशी का नागपुर में एंट्री, ये सबसे बड़ा सवाल है। आरएसएस हेडक्वार्टर में संजय जोशी जा रहे हैं। संजय जोशी शीर्ष नेताओं से बात कर रहे हैं, शीर्ष अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि संजय जोशी की एंट्री कहीं कुछ दिग्गज नेताओं को बेचैन ना कर दे। मगर काफी लंबे अरसे के बाद अचानक नितिन गडकरी जैसे नेता ने फिर संजय जोशी को नागपुर का रास्ता दिखा दिया। फिर नागपुर आने के बाद संजय जोशी का आना जाना शुरू हो गया। तो ऐसी पूरी कहानी के बीच में संजय जोशी एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में उभरे हैं जिनके आने से बहुत सारे लोगों की बेचैनी बढ़ सकती है। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और नितिन गडकरी, ये चार ऐसे नेता हैं जो संघ के बहुत ही करीब है। हालांकि फॉर्मूला है एक व्यक्ति एक पोस्ट। शिवराज सिंह चौहान अब केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे में इस रेस से वो थोड़ा अलग है। इसी बीच एक और नाम आ रहा है स्मृति ईरानी का। मगर मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक संघ अपनी मोहर ना लगा दे तब तक कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो फिलहाल नहीं बन सकता है। और बहुत बड़े बयानों के बीच में मोहन भागवत के उस बयान को भी समझना जरूरी है जब उन्होंने कहा था कि महाशक्तिशाली बनने के लिए खुद को भगवान ना बनाए। ये तब का दौर था, आपको याद होगा, जब राम जन्मभूमि की तमाम चीजें चल रही थी और जब भव्य राम मंदिर बन रहा था, तब मोहन भागवत ने क्या कहा था। मंच पर सभी लोग मौजूद थे। इस बीच में तब आरएसएस ने जो बात कही थी अब समझ में आने लगी है। 15 मार्च के बाद चूंकि ग्रह नक्षत्र देखा जा रहा है, हिंदू पंचांग को देखा जा रहा है, ऐसे में मध्य मार्च के बाद जो है वो दिन वो घड़ी अशुभ मानी जा रही है। तो ऐसे में ताजपोशी बहुत जल्द होने वाली है और इस ताजपोशी का सबको इंतजार है। 2026 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें गुजरात भी है, बंगाल भी है, बहुत जगहों पर चुनाव होंगे। मगर बिहार 2025 है। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन बहुत लंबे से अटका हुआ था और इस पर ही बहुत सारी चर्चाएं होंगी। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि बागडोर अब सीधे सीधे नागपुर को ट्रांसफर होने वाली है। कहीं ना कहीं आरएसएस खुद चाहती है कि सत्ता का बागडोर भी उनके पास रहे और देश की सत्ता पे अंकुश भी लगाया जा सके जो शीर्ष सत्ता पर बैठे लोग हैं। तो आरएसएस अपने पूरे मंसूबे में अपने फैसलों पर अटिक है और सभी को पता है कि इस बार जो दिल्ली में मुख्यमंत्री का चयन हुआ है उसमें भी आरएसएस की सीधे सीधी दखलंदाजी थी और इसी कारण से रेखा गुप्ता का नाम सामने आया। आरएसएस से काफी करीब रही और रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इन सभी चीजों के बीच में आरएसएस फिर से अपने पावर में वापस आ रही है। सब कुछ होगा, 15 मार्च से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी हो जाएगा और पूरी कहानी को समझने का मौका मिलेगा और तब समझ में आएगा कि ये बेचैनी किनको बढ़ी हुई है और क्यों बढ़ सकती है। अगर संजय जोशी आते हैं तो बहुत लोगों को बेचैन करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो फिर यह समझना जरूरी होगा कि क्या अमित शाह और मोदी और आरएसएस के प्रमुख के बीच में सामंजस्य बैठेगी। हालांकि अभी जो वर्तमान स्थिति है, संजय जोशी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बीजेपी में आना बहुत आसान नहीं है। मगर मैं फिर कहूंगा कि इस बार जो आरएसएस चाहेगी वही होगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।